प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली आई है मेरे पास जामनगर, गुजरात से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से जो विश्लेषण वाला होता है उसमें आपको ये पता चलेगा कि कब हमारी कुंडली में ऐसे ग्रह संबंध बना लेते हैं जिससे हमारे दिमाग में कोई एक प्रोफेशन के प्रति झुकाव ज़्यादा होता है या हम उसमें सफल होते हैं। जो थोड़े बहुत संघर्ष होते हैं वो क्यों होते हैं और हमें कितनी देर तक अपने उस लक्ष्य का पीछा करना चाहिए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि मेरा एक दूसरा चैनल भी है, अगर आपने नहीं देखा है तो वो है नकुल पाराशर ज्योतिषी लक्ष्य, और उस पे लगभग 1 लाख सब्सक्राइबर भी हैं कहने को पर उस पर नित्य ज्योतिष से संबंधित कार्यक्रम डाले जाते हैं। जन्म होता है जातक का आश्विन माह में। लाइव होता हूँ मैं उसी चैनल पे, नकुल पाराशर वाले पे, शनिवार को रात्रि 8:15 पे, और लोगों की कुंडलियों का अध्ययन करता हूँ। जन्म होता है जातक का आश्विन माह में। ऐसे लोग देखने में बड़े सुंदर और व्यवस्थित जीवन जीने में विश्वास रखने वाले होते हैं। दक्षिणायन में जितने भी पापग्रह होते हैं वो सारे के सारे बलवान हो जाते हैं, और इस कारण से कि जब जन्म कुंडली में चंद्रमा, बुध, शुक्र, गुरु आदि ग्रह दक्षिणायन में कमज़ोर पड़ने लगते हैं या थोड़ी कमज़ोरी आ जाती है, वहीं पे दक्षिणायन में पापग्रह जिसमें शनि, मंगल, राहु और केतु बलवान होकर के परिणाम देते हैं और कई बार जातक के जीवन में संघर्षों को भरने वाले भी होते हैं। हेमंत ऋतु जिस पे गुरु का असर होता है, ऐसे लोग गंभीर और शांत और दत्तचित्त होकर के कोई काम करने वाले होते हैं। जबकि गुरुवार को जन्मे हैं और वारेस ही लग्नेश होते हैं। कल भी मैंने जो कुंडली विश्लेषण का कार्यक्रम बनाया था उसमें वारेस ही लग्नेश थे। शनिवार को व्यक्ति का जन्म हुआ था और कुंभ लग्न की कुंडली बनी थी, और आज भी जो कुंडली बनी है इसमें वार के अधिपति देवगुरु बृहस्पति ही होते हैं, पर बैठे कहाँ हैं मैं भी बड़ा अजीब आदमी हूँ। 1 नंबर का यहाँ राहु और केतु को एक साथ ही बिठा दिया है। राहु और गुरु यहाँ बैठे हैं, तो ये बात है। और गुरु जन्म कुंडली में सप्तम भाव में बैठे हैं, हालांकि बहुत अच्छे बैठे हैं क्योंकि तात्कालिक मैत्री बुध के साथ मैत्री में हो रही है। भाव का अधिपति अगर जन्म कुंडली में भाव को देखे या लग्न को देखे या अगर अच्छा होके बैठा है तो ठीक है। हालांकि यहाँ पर गुरु और राहु का संबंध काफ़ी अंशों के अंतर पे है। इस वजह से यहाँ पे आप लोगों के दिमाग में जो बात आती है गुरु चांडाल जिसका भ्रम फैलाया गया है, ऐसी कोई बात यहाँ नहीं होगी। और इसके लिए अलग से किसी प्रामाणिक ताकि कोई आवश्यकता भी नहीं है। इतनी सारी चीज़ें हैं। और यहाँ से जो बात मैं आपको समझाने वाला हूँ, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को जन्म हुआ है। ये चंद्रमा शुभग्रह होते हैं और कृष्ण पक्ष के प्रतिपदा तिथि के जो लोग जन्मे होते हैं वो बुद्धिशाली होते हैं। उनका निर्णय बड़ा व्यवस्थित और संपत्ति से युक्त होते हैं। उनके जीवन में थोड़ा बहुत रश रहता है, वो थोड़े आलसी हो सकते हैं या आरंभ में कई बार किसी दूसरे के ऊपर, जैसे पिता के ऊपर या माता के ऊपर या बड़े भाई के ऊपर आश्रित होना पड़ता है या वहाँ से उनको धन लेना देना पड़ता है। भरणी नक्षत्र जिसके स्वामी शुक्रदेव होते हैं, और वस्तुतः ऐसे लोगों को देवी मैया की पूजा करनी चाहिए। ओम भगाय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। शरीर में कपकपी होती है, क्रोध आने पर व्यक्ति भयाक्रांत भी होता है और क्रोध आने पर कुछ भी कर देता है, इस वजह से शांत रहें। ओम भगाय नमः इस मंत्र का जप करें। अगस्त के पौधे की जड़ अपने गले में धारण करें। दान पुण्य, ज़रूरतमंद की सेवा, देवी कवच का नित्य पाठ, नित्य देवी मैया के मंदिर का दर्शन, इलायची, लौंग और पान के पत्ते की माला देवी मैया को अर्पित करें, चुंदरी अर्पित करें। ये सब चीज़ें होनी चाहिए और ये सब आपके नक्षत्र के दोषों की शांति के लिए बड़े ही अच्छे हो जाएंगे।
कृष्ण पक्ष के प्रतिपदा भरणी नक्षत्र सिद्धि योग में जो लोग जन्मे होते हैं वो काम को सिद्ध करते हैं। सामान्यतः योग जो अपने हिसाब से ही परिणाम देते हैं। क्षत्रिय वर्ण और मनुष्य गण है, इस वजह से रजस तत्व की प्रधानता कुंडली में देखने को मिलती है। राजसिक गुणों से व्यक्ति युक्त होता है। क्षत्रिय वर्ण और राक्षस गण के कारण व्यक्ति में कई बार तमस तत्व की प्रधानता भी, क्षत्रिय वर्ण और मनुष्य गण के कारण रजस तत्व की प्रधानता है, जिसमें व्यक्ति कभी व्यापारी है, कभी परोपकारी है, कभी स्वार्थी है और कभी दानी भी है। दोनों ही प्रकार के गुणों को धारण करने वाला होता है। कुल मिलाकर के आपकी कुंडली का जो पंचांग बना है उसमें अच्छी बात यह है कि चंद्रमा बड़े अच्छे हैं और वो आपके लिए धनवान, सुखी और समृद्धशाली बनाने में आपकी मदद या सहायता कर रहे हैं। ऐसी अवस्था में व्यक्ति कभी भी किसी के खिलाफ षड्यंत्र नहीं करता और बड़ा ही उच्च दार्शनिकता के लक्ष्यों को धारण करने वाला, सबको साथ लेकर चलने वाला राजनीतिज्ञ तो नहीं होता, पर राजनीतिज्ञों की भी लिस्ट में कभी कभी इसका नाम आ जाता है। और एक बड़ी अच्छी बात है कि वो जहाँ कहीं भी रहेगा दब्बू नहीं होता है, विरोध करने वाला होता है और बहुत जल्दी ही कहीं पे भी नेता बन जाता है। प्रतिनिधित्व का गुण बहुत अच्छा होता है और कुलीन होता है, सभ्य होता है, मनस्वी होता है, दानी और परोपकार करने में संकोच नहीं करने वाला होता है। धर्म का पालन करना इन्हें अच्छा लगता है। तेजस्विता इनके चेहरे से लेकर के हाव भाव और व्यवस्थाओं में देखने को मिल जाती है। ये आपकी कुंडली का पंचांग है भगवान, और अच्छा बना है कि आपकी कुंडली का पंचांग लगभग व्यवस्थित है, तो मैं इसे अच्छी बात कहूँगा। आइए अब आपकी कुंडली से आपका परिचय करा देता हूँ। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और कुंडली के कुछ गहरे पक्षों पे आपका ध्यान लेके आता हूँ। सबसे पहले तो लग्न 15 अंश का बना है, जिसे प्रबुद्ध लग्न कहते हैं, और इसे बहुत ही उत्तम पक्ष माना गया है कि अगर जातक की कुंडली में लग्न बलवान होके बैठा हो या लग्न का मान बहुत अच्छा बना हो तो कुंडली को व्यवस्थाओं में कहा गया है, या ये भी कहते हैं कि कुंडली का पक्ष मजबूती की तरफ बढ़ रहा है। लग्न में केतु हैं जो जातक को अनुभवी बनाएंगे, और लग्न से केंद्र में गुरु, लग्न से केंद्र में शुक्र और लग्न से केंद्र में बुध, 3 शुभ ग्रह जन्म कुंडली के केंद्र में बैठे हैं। गुरु और राहु एक साथ बैठे हैं, इस वजह से दाम्पत्य में परेशानी देंगे। दिनचर्या भी कभी कभी परेशान करने वाली होती है। हालांकि इस कुंडली में मंगल उच्च के होकर के और शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो जन्म कुंडली के अष्टम भाव पे है। मंगल यहाँ व्यक्ति को अकाल मृत्यु से उसकी सुरक्षा करेंगे। शनि लंबी आयु देंगे, पर पेट से और आलस्य से व्यक्ति का सामना होता रहेगा। एकादशवें भाव में सूर्य बैठे हैं, जिनका नीच भंग शुक्र केंद्र में बैठ के कर तो रहे हैं, पर सामान्य नीच भंग कर रहे हैं, क्योंकि वो स्वतः भी थोड़े बहुत ढीले ढीले ही मालूम पड़ रहे हैं। जन्म कुंडली के पंचम भाव में जो चंद्रमा बैठे हैं वो व्यक्ति को बड़ा ही सुंदर, व्यवस्थित, मनस्वी, प्रेमी और निर्भीक और साहसी बनाएंगे। व्यक्ति काम में विश्वास करने वाला होगा, वो जल्दबाजीपन में नहीं रहेगा। और राशि का स्वामी अगर मंगल उन्हें देख रहा है, मंगल की चौथी दृष्टि अगर पड़ रही है, तो ये और भी ज़्यादा अच्छी बात होगी। अभी मैं कुंडली को प्रॉपर तरीके से यहाँ पे आपको समझाना चाहता हूँ। चंद्रमा पे सूर्य का प्रभाव, चंद्रमा पे मंगल का प्रभाव और चंद्रमा पे केतु का प्रभाव। तो चंद्रमा पे केतु का प्रभाव व्यक्ति को इमोशनल बनाता है, और चंद्रमा से सूर्य 7वें घर में बुद्धि लब्धि क्षमता को कमज़ोर करते हैं। और चंद्रमा पे मंगल का प्रभाव व्यक्ति को कई बार उत्साही और अत्यंत क्रोधी या बहुत छोटी छोटी बातों को बारीकी से समझने वाला, जहाँ पे दृष्टि ना जाए वहाँ पे भी दृष्टिपात व्यक्ति कर लेता है और उसकी दृष्टि वहाँ भी जाती है। मतलब बहुत ही सुपरफिशियल नहीं होता, उसकी जानकारी बड़ी ही गहरी होती है किसी भी विषय पे। मेष राशि के लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और मंगल द्वितीय भाव में बैठ करके जब चंद्रमा पे देखेंगे तो काफ़ी व्यक्ति को उसको अपनी जिम्मेदारी का 100% एहसास होता भी रहता है। ये बार बार जो है ना मैसेज आना, मैं इसे कहाँ से बंद कर दूँ? चलिए बंद हो गया, अब नहीं आएगा। तो मैं ये कह रहा था, ये बात इतनी खत्म हो गई। मेष राशि में अलग तरीके की एक ऊर्जा होती है, समस्या को समझने की शक्ति होती है, रणनीति अच्छी होती है, व्यवस्थाओं में व्यक्ति विश्वास करता है। वो कभी भी अपने आप को बीच से छोड़ना नहीं चाहता, पूरी यात्रा
करना चाहता है, मेहनती होता है, मंगल से प्रभावित होने के कारण सेनापतित्व के गुण से युक्त होता है और कलाओं को जानने वाला, लेखन को समझने वाला, रणनीति को समझने वाला, चिकनी और चापलूसी से भरी बात भी कर लेने वाला, बहुत ठोस बात करने वाला होता है और षड्यंत्र को जानने वाला और षड्यंत्र करने वाला भी होता है। जिसका दामन थाम ले उसको छोड़े नहीं और समाज से प्रेम की इच्छा रखने वाला होता है। प्रेम देता भी है, प्रेम प्राप्त भी करता है और प्रेम की भाषा समझता भी है। जन्म कुंडली के अष्टम भाव पे शनि और मंगल का प्रभाव जातक को चीर फाड़, डॉक्टरी भाषा, आधुनिक शिक्षा, दवाइयाँ, आयुर्वेद और बहुत गहरी जानकारी रखने वाला बनाएंगे। साथ ही साथ लंबी आयु का मालिक भी बनाएंगे। जन्म कुंडली में लग्नेश का केंद्र में होना ये अपने आप में महान राजयोग बनेगा। सप्तमेश का केंद्र में होना अपने आप में महान राजयोग बनेगा। लाभेश का केंद्र में होना अपने आप में महान राजयोग बनेगा। नवमेश का एकादशवें भाव में बैठ करके पंचम को देखना अपने आप में महान राजयोग बनेगा। और जन्म कुंडली में चंद्रमा से गुरु का एकादशवें भाव में जाना भी महान राजयोग बनेगा। पंचम भाव पे मंगल की दृष्टि भी व्यक्ति की कुंडली में राजयोगों का निर्धारण करेगी। यहाँ पे पेट का रोग व्यक्ति को परेशान कर सकता है और जीवन में आरंभ थोड़ा देर से हो पर बाद में अंततोगत्वा व्यक्ति विजयश्री को प्राप्त करता है। नवांश कुंडली में लग्न कुंडली के नवम भाव के स्वामी यहाँ के लग्नेश होते हैं। यहाँ चंद्रमा मेष राशि में, यहाँ सिंह राशि में यश मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि करेंगे। बुध और शुक्र यहाँ भी 6 नंबर में, यहाँ भी 6 नंबर में बैठे हैं। इस वजह से ये दोनों ग्रह वर्गोत्तम होके बली हो जाएंगे और अपनी दशा काल में श्रेष्ठ परिणाम करेंगे। राहु यहाँ वृश्चिक राशि में बैठे हैं, जबकि यहाँ वो गुरु के साथ रोगी बना रहे थे जातक को, क्योंकि ठीक पीछे शनि का प्रभाव था। और दरअसल जन्म कुंडली में चंद्रमा पे भी मंगल और केतु का प्रभाव था। इस वजह से राहु की दशा व्यक्ति को रोग देने वाली बनेगी और कभी कभी आंतरिक कलह भी देने वाली बनेगी। लग्नेश यहाँ भी लग्न को देख रहे थे, लग्नेश यहाँ भी लग्न को देख रहे थे। यहाँ भी संबंध अच्छे हैं, सुख अच्छा है, क्योंकि सुख का पूरक है तो शुक्र और बुध माता और पिता का सुख बढ़िया देते हैं। गुरु यहाँ भी लग्न को देख रहे थे, गुरु यहाँ भी लग्न को देख रहे हैं और गुरु यहाँ भी लग्न को देख रहे हैं। ये अपने आप में बहुत ही श्रेष्ठ बात होगी कि हर जगह का जन्म कुंडली का कारक ग्रह लग्न को देखे या गुरु लग्न को देखे। यहाँ भी कारक हैं लग्नेश होकर के, यहाँ भी कारक होते पंचमेश होकर के लग्न को देख रहे हैं, यहाँ भी जन्म कुंडली में लाभेश होकर के भाग्य में बैठ करके लग्न को देख रहे थे। जरा ध्यान से देखिएगा, नवम का संबंध पंचम से बन रहा है। नवम का संबंध जन्म कुंडली में पंचम से तो नहीं बन रहा, पर जन्म कुंडली में पंचमेश का संबंध पंचम से बन रहा है। पंचमेश नवम भाव में बैठ करके पंचम को देख रहे थे। यहाँ पे नवम भाव के स्वामी नवम को देख रहे हैं और जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव के स्वामी एकादशवें में बैठ करके पंचम को देख रहे हैं। ये अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि जो संबंध बन रहा है ना, मैं जैसे जैसे आपको समझाना चाहता हूँ, क्या समझो एक बार फिर से, बहुत बढ़िया बात। नवम के अधिपति पंचम को देख रहे हैं। यहाँ नवम में बैठ करके गुरु लग्न को देख रहे हैं पंचमेश होकर के। पंचमेश का संबंध नवम से बन गया यहाँ पे। उसके बाद देखिए, यहाँ पे लाभ भाव के स्वामी नवम में बैठ करके पंचम को देख रहे थे और जन्म कुंडली में मंगल जो इस कुंडली के लिए होते हैं सप्तम भाव के स्वामी, वो जन्म कुंडली में सप्तमेश चतुर्थ भाव के स्वामी पे दृष्टि डाल रहे हैं। मतलब सप्तम और चतुर्थ का संबंध बना। उसके बाद देखिए, तो जन्म कुंडली के नवम भाव के स्वामी तृतीय में बैठ करके नवम को देख रहे हैं। ये इतनी अच्छी बात है कि व्यक्ति की सुरक्षा हर जगह से हो जाती है। और अपनी दशाओं में ये गुरु, अपनी दशाओं में ये शनि, अपनी दशा में शुक्र बुध, यहाँ तक कि मंगल भी परिणाम देने वाले ग्रह बन जाएंगे। जन्म कुंडली अगर 3, 6, 9, 12 से बनी हो तो इसे द्विस्वाभाविक लग्न की कुंडली कहते हैं। और ऐसा लग्न जो जन्म कुंडली में 3, 6, 9, 12 का बना हो तो सप्तम भाव वहाँ बाधक भाव बन जाता है। और बाधकेश या बाधक भाव अगर उसी भाव में बैठ जाते हैं तो कई बार वो अपनी दशाओं में छोटी मोटी बाधाएं भी देते हैं। उस दशा काल में व्यापार कम चले, स्वास्थ्य थोड़ा ऊपर नीचे होता रहे, व्यापारियों के साथ संबंध थोड़े उठा भटक वाले होते हैं, थोड़े बहुत पड़ोसियों के साथ संबंध कभी कभी ऊपर नीचे हो जाए, स्वास्थ्य में परेशानी हो जाए, कफ जनित परेशानी हो जाए, माता के स्वास्थ्य में परेशानी हो जाए, पिता का कारोबार कमज़ोर होने लगे, पत्नी के साथ मतभेद बढ़ जाए, पत्नी स्वास्थ्य से कमज़ोर हो जाए, पत्नी की मृत्यु कई बार हो जाती है, विधुर होना पड़ता है। ऐसा
ये सारी चीज़ें गुरु राहु का प्रभाव है। लेकिन पंचम भाव में जो चंद्रमा है वो व्यक्ति को फिर भी लोगों का प्रेम मिलता रहता है और उसका क्या बोलते हैं, केयर करना ना, उसके केयर करने वाले लोग उसके पास आसपास रहते हैं। संतान, दाम्पत्य, परिवार, नौकरी, विलक्षणता, विवेकवान होना, ये सब इस कुंडली को अच्छा बना रहे हैं। तो ये आपने इतनी बात समझी। अब इस कुंडली की अच्छी बात तो मैंने यहाँ पे बता दी। इस कुंडली की अच्छी बात, जो सबसे ज़्यादा अच्छी बात है कि गुरु यहाँ भी लग्न को देख रहे हैं, गुरु यहाँ भी लग्न को देख रहे हैं और गुरु यहाँ भी लग्न को देख रहे हैं, जो व्यक्ति की कुंडली में महाधनी योग भी लगा रहे हैं और व्यक्ति को कई तरीके से उसको निश्चिंतता भी दे रहे हैं। धन भाव के स्वामी का छठे में बैठना ये ऋण योग लगाएगा और इस भाव के स्वामी का नीच का होना कई बार कारोबार में, मतलब शनि और शुक्र, थोड़ी बहुत चिंताएं देंगे। धन भाव के अधिपति का धन भाव में बैठना और छठवें भाव के स्वामी का शत्रुगत होना, बहुत ध्यान से समझिए। धन भाव के अधिपति का छठे में जाना, इस भाव में, जिस भाव में बैठे हैं, इस भाव का डिस्पोजिटर प्लेनेट देखिए नीच का है, दिग्बल से हीन है, बलहीन है, क्योंकि दशम स्थान में शुक्र को बल मिलता नहीं है। धन भाव में जो ग्रह यहाँ बैठा है वो यहीं का अधिपति है, पर कमजोरी भी है, संघर्ष भी है, क्योंकि शनि से दृष्ट हैं, जो इस कुंडली के लिए मारकेश होते हैं। ऋण भाव के स्वामी 12वें में बैठ करके शनि अपनी दशाओं में बेचैनी और बेपरवाही, लापरवाही, आलस्य, प्रमाद आदि शत्रुओं का संहार ऐसा होता रहता है। यहाँ भी शनि आपको शत्रु से सदैव परेशान करेंगे। विषम परिस्थितियाँ शनि की दशा में मिलेंगी, क्योंकि एक तो ये मारक भी होते हैं इस कारण से। दूसरा, दशमांसा चक्र में छठवें भाव के स्वामी 9वें भाव में बैठे हैं, शनि और राहु से दृष्ट हैं और उनके ठीक पीछे मंगल बैठे हैं। इस वजह से हमें ऋण का लेन देन, बहुत जगह पे पैसे लगाना, किसी पे विश्वास करके कोई काम करना, इन सभी चीज़ों में सावधानी रखनी होगी। शनि की दशा में, शुक्र की दशा में, मंगल और राहु की दशा में, शनि, राहु, केतु और मंगल की दशा में हमें धन का लेन देन बहुत सावधानी से करना होगा, नहीं तो पैसे अटकने के 1000% चांस हैं। लेकिन ये कुंडली पैतृक संपत्ति और निर्णय लेने की क्षमता, बहुत सॉफ्ट और बेहतरीन निर्णय लेना और अपने दिमाग को बहुत विस्तार देना, ऐसा करने वाली है। इतनी सारी चीज़ें हैं। अब मैं आपको आपकी कुंडली में ग्रहों के ऊपर आपका ध्यान लेके आता हूँ कि कौन से ग्रह कितने अंशों पे किस नक्षत्र में बैठे हैं। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और कुंडली पे सबसे पहले बात करते हैं सूर्य, स्वाति नक्षत्र, 15 अंश और तुला राशि में पंचम भाव को देख रहे हैं। पूर्वजों का आशीर्वाद मिलेगा, राहु से और गुरु से प्रभावित हैं, इस वजह से चरित्र निर्माण में सहायता करेंगे। पर कभी कभी राहु और सूर्य की महादशा, अंतर्दशा कष्ट देने वाली भी होगी और इच्छाओं की पूर्ति में बाधक भी बनेगी। वहीं चंद्रमा जन्म कुंडली में बैठे हैं भरणी नक्षत्र के व्यक्ति को सुंदर और दूसरों के लिए भी भाग्यशाली साबित होने वाला बनाएंगे। उस चंद्रमा पे सूर्य, मंगल और केतु का प्रभाव व्यक्ति को ऊर्जावान, अनुभवी, कुलीन, श्रेष्ठ और कभी कभी भ्रम में रहने वाला भी बनाएगी। चंद्रमा भरणी नक्षत्र के दूसरों के लिए व्यक्ति भाग्यशाली साबित होगा। मंगलदेव जन्म कुंडली में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के बैठे हैं और एनर्जेटिक हैं, एनर्जेटिक हैं। और मंगल उत्तराषाढ़ा के बैठे हैं, इस वजह से वहाँ पे सूर्य का प्रभाव ठीक है। मतलब मंगल यहाँ पे व्यक्ति को सिद्धहस्त बनाएंगे, क्रिएटिव बनाएंगे, मुश्किलों से जूझने वाला, सत्य बोलने वाला, व्यवहार कुशल और कड़वा कभी कभी व्यवहार रखने वाला बनाएंगे। बुधदेव जन्म कुंडली में चित्रा नक्षत्र में और मंगल उच्च के, इस वजह से रोगों से लड़ने की शक्ति, क्रिएटिव कैपेसिटी और कृतज्ञता, भाग्यशाली, व्यापार और नौकरी को समझने वाला, चिरंतन सुखों को भोगने वाला और बड़ा ही विनोदी स्वभाव का होता है। देवगुरु बृहस्पति जन्म कुंडली में पुनर्वसु नक्षत्र में 21 अंश के बैठे हैं। अपने नक्षत्र में बैठे होने से कुंडली में गुरु बलवान होंगे। व्यक्ति को सिद्धहस्त, न्यायप्रिय, सत्यवादी, कर्मनिष्ठ, कर्तव्यपरायण और साथ ही साथ नैतिकीय तत्वों का जिम्मेदार और पालन करने वाला बनाएंगे। शुक्रदेव चित्रा नक्षत्र में बैठ करके कभी कभी पेट का रोग और कभी कभी कारोबार में चिंताओं से सामना करने वाला बनाएंगे, ऐसा शुक्रदेव बनाएंगे। और कभी कभी दाम्पत्य में पत्नी का सुख कमज़ोर होगा, उनका स्वास्थ्य कमज़ोर हो, ससुराल वालों से संबंध कमज़ोर हो या ससुराल वालों से कई बार मतभेद होता है। शनिदेव आपकी कुंडली में आपको 20 अंश के बैठे हैं, वक्री हैं। रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा जन्म कुंडली में द्वितीय भाव तुरंत ही बैठे हैं, इस वजह से
शनिदेव यहाँ पे लगभग सामान्य परिणाम करेंगे, पर आलस्य फिर भी हावी रहेगा। राहु जन्म कुंडली में मृगशीरा नक्षत्र में और मंगल उच्च के बैठे हैं, इस वजह से यहाँ पे राहु और गुरु कभी कभी व्यक्ति की कुंडली में मारक या लगभग मारक ग्रह की भूमिका में आ जाएंगे। सप्तमम मारक स्थानम तस्मातु प्रबलम धनम मरणम मारके शस्य दशायाम प्रवदित सुधी। गुरु मारक सिद्ध होंगे, राहु मारक सिद्ध होंगे, मंगल द्वितीय भाव में बैठे हैं, हालांकि उन पर किसी पापक ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है, इस वजह से वो मारक नहीं होंगे, पर गुरु के ऊपर राहु का प्रभाव कभी कभी गुरु की महादशा में काम बिगड़ेगा, नुकसान होगा, व्यापार में नुकसान होगा, पार्टनरशिप में नुकसान होगा, पत्नी के साथ मतभेद बढ़ेंगे, पत्नी की आयु छोटी होती है। उसके बाद नक्षत्र के आधार पर भरणी नक्षत्र में दान करना अच्छा रहेगा। उसके बाद स्वाति, मृगशीरा, पुनर्वसु, रोहिणी और उत्तरा फाल्गुनी, ये सब नक्षत्र किसी भी काम को करने के लिए अच्छे रहेंगे। अंक आपकी कुंडली के लिए 7 और 1 बहुत अच्छा रहेगा। धन कमाने के लिए आपकी कुंडली दिशा के आधार पर अगर बात करते हैं तो जा सकती है उत्तर दिशा की तरफ। साथ ही साथ मित्रता मेष और सिंह वालों से हो सकती है, शत्रुता मिथुन, तुला और कुंभ वालों से बिल्कुल ना करें। संतान का सुख इस कुंडली में बहुत अच्छा है। व्यक्ति पूर्व काल में भी भाग्यशाली था। इस कुंडली में चंद्रमा और सूर्य में चंद्रमा बलवान हैं। दृष्काण चक्र में जो चंद्रमा हैं वो 15 हंस के बैठे हैं, सिंह राशि की तरफ यात्रा करेंगे। दृष्काण चक्र में वो सिंह में जाएंगे, इस वजह से व्यक्ति देव पितरलोक से आया है और वापस पितरलोक में ही जाएगा। व्यक्ति की मृत्यु अच्छी होगी, सुखद यात्रा के योग बने हैं। ट्रांसफ़र लेना हो तो चंद्रमा और केतु की दशा का इस्तेमाल कर सकते हैं। भवन भूमि वाहन से संबंधित अगर कोई भी काम और निर्णय लेना हो तो आपकी कुंडली मंगल, गुरु और शुक्र की दशा का इस्तेमाल कर सकती है। माता और पिता का सुख आपकी कुंडली में थोड़ा सामान्य सा दिख रहा है, वो आपकी चिंता ज़्यादा करते हैं, हालांकि प्रेम दोनों का निश्चित रूप से मिलेगा। पिता से धन की प्राप्ति और कुटुंबजनों का अच्छा खासा सुख, संतान से प्रेम, संतति का सुख, ये सब भी आपकी कुंडली में 100% बना हुआ है। इस कुंडली में पेट से संबंधित समस्या राहु और केतु देंगे, जबकि शुक्र और बुध कफ जनित परेशानी देने वाले बनेंगे। इसके साथ साथ शनि अपनी दशा काल में मानसिक चिंताएं देंगे। सूर्य और चंद्रमा निर्णय लेने में परेशानी देंगे, जबकि गुरु और मंगल की दशा बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करेगी। पूजा पाठ में मन लगेगा और ये कुंडली अगर चाहे तो व्यापार भी निश्चित रूप से कर सकती है, पर नौकरी के योग ज़्यादा लगे हैं। अपना काम अगर करना होगा तो आप कर सकते हैं राहु की महादशा से पहले, यानी कि मंगल की महादशा में। चंद्रमा की महादशा में व्यक्ति को शत्रुओं से, भाई के मित्रों से, मित्र के भाइयों से सावधान रहने की आवश्यकता होगी। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें हैं। अब आइए कुंडली के अष्टक वर्ग पे आपका ध्यान लेके आता हूँ। अष्टक वर्ग में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले मैं ये बात कहूँगा, खुद को भ्रम में नहीं रखना है और कोई आवश्यक नहीं है कि आप बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे तभी, मतलब धोखा खाएंगे तभी जाकर के कुछ नया सीखेंगे। बिना धोखा खाए, बिना नुकसान के भी जीवन को आगे बढ़ाया जा सकता है। इस कुंडली में लालच और जल्दबाजीपन में निर्णय लेने का योग लगा है, इस वजह से शेयर बाजार और किसी को पैसे देने से बचें। हालांकि पैसे तो अटकेंगे नहीं, पर फिर भी शेयर बाजार में नुकसान है। ये कुंडली कारोबार अगर कुछ करना हो तो रत्नों का कारोबार निश्चित रूप से कर सकती है। और चंद्रमा जो भरणी नक्षत्र में बैठे हैं, इस वजह से रत्नों का काम सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। वाणी बिल्कुल अच्छी है, व्यवस्था बहुत अच्छी है, विचार बहुत अच्छे हैं, पराक्रम 100% बहुत अच्छा है, पर मानसिक अशांति फिर भी है। हमें नींद अच्छी लेनी है, हम अनुशासन का पालन करेंगे, हम किसी भी मित्र पे विश्वास जल्दी और ज़्यादा नहीं करेंगे, प्रेम देने का काम करेंगे, प्रेम प्राप्त होगा। नौकरी और व्यापार में पहले नौकरी बाद में व्यापार। इस कुंडली के लिए कंसंट्रेशन बहुत अच्छा है, योग अच्छा है, मृत्यु जो होगी वो बड़ी सुखद होगी। इसके साथ भाग्य का बल बढ़ाने के लिए सूर्य की उपासना निरंतर रूप से करनी चाहिए। जन्म कुंडली में भाग्य भाव से गुरु का और सूर्य का संबंध है, इस वजह से कुंडली अपने आप में भाग्यशाली साबित हो जाएगी। सामाजिक प्रतिष्ठा के प्रति व्यक्ति लचर व्यवहार न करे, अपनी जिम्मेदारियों को समझे जो समाज के प्रति उसे मिला हुआ है एक व्यक्ति होने के नाते। दूसरों से नुकसान और कई बार बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखना, दूसरों को देख करके आगे बढ़ने का जो प्रभाव है वो कई बार व्यक्ति को नुकसान कर सकता है, इस वजह से दूसरों की कॉपी ना करें। साथ ही साथ ऋण और दूसरों के लिए अपना ऋण बढ़ा लेना,
ये कुंडली कर सकती है। मतलब जिम्मेदारी कई बार बेवजह उठा लेना और बाद में माथा पटकना, ऐसा ना करें। इतनी सारी चीज़ें हैं। ये कुंडली व्यापार कर सकती है, पर बहुत सोच समझ करके और बहुत निर्णय लगाने से पहले, पैसा लगाने से पहले बहुत विचार करने की आवश्यकता होगी। इतनी सारी चीज़ें हैं इस कुंडली में। और भी चीज़ें जो मैं आपको समझा सकता हूँ, जैसे दशमांसा चक्र में केंद्र बिल्कुल खाली है। इस वजह से दशमांसा चक्र में जो केंद्र खाली है उसमें भाग्य का सपोर्ट तो मिल रहा है, पर फिर भी संघर्ष जारी रहेगा। और शनि और राहु जो यहाँ शत्रु के घर में बैठे हैं, जो इस भाव के स्वामी पंचम भाव में बैठे हैं, ये कहीं ना कहीं विषम स्थितियों का निर्माण भी कर रहे हैं। इस वजह से विवाह, व्यापार, कारोबार, दाम्पत्य, स्वास्थ्य, आयु, जितनी भी चीज़ें हैं उसमें से हमें कारोबार पे फोकस बहुत सावधानी से बढ़ाना होगा और उसको फोकस रख के ही काम करना होगा। नहीं तो कई बार कारोबार में परेशानी का माहौल बनेगा, क्योंकि दशमांसा चक्र का केंद्र बिल्कुल ही खाली है और वो बिल्कुल ही संघर्षों के प्रभावों को दिखाने लगता है या कहीं ना कहीं संघर्ष को देने लगता है। क्योंकि सूर्य पे भी राहु का प्रभाव, तो व्यक्ति को धन कमाने में दिक्कत होती है। और जन्म कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी भी अष्टम भाव में बैठे हैं। गुरु का प्रभाव नीच का हो रहा है, जहाँ पे शनि भी शत्रु की राशि में है, गुरु भी नीच की राशि में हो रहे हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत संघर्ष है। बजरंगबली के हनुमान चालीसा का पाठ, 12 नामों का उच्चारण, बैंकिंग और फाइनेंस से थोड़ा बहुत दूरी बना के रखें, शेयर बाजार में पैसे बिल्कुल ना लगाएं। इतनी सारी चीज़ें हैं। आप कॉस्मेटिक चीज़ों में निवेश कर सकते हैं, उससे संबंधित कारोबार कर सकते हैं। श्रृंगार और सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित कारोबार कर सकते हैं। रत्न जड़ित चीज़ें, घरों को सजाना, इंटीरियर का काम, इतना सारा खाने पीने का काम भी आपकी कुंडली में बना हुआ है। सूर्य की दशा आपकी कुंडली में यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, संतान और समाज में नाम बढ़ाने वाली होगी। चंद्रमा की दशा भी आपकी कुंडली में ऐसे ही अच्छे परिणाम देने वाली होगी, जहां व्यक्ति को बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होंगी। मंगल जन्म कुंडली में जब आएंगे तो सांसारिक सुख बढ़ाएंगे, जबकि बुधदेव जब कभी भी आएंगे तो वर्गोत्तम होने के कारण अतिरिक्त लाभ और धन वैभव, कीर्तिमान स्थापित करवाएंगे। देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में जब आएंगे तो पराक्रम, सुख और एक लार्ज स्केल पे आपकी ऑप्टिमिस्टिक प्रवृत्ति को बढ़ाएंगे। मतलब व्यक्ति सकारात्मक होगा। शुक्रदेव भी आपकी कुंडली में लगभग नीच होने के बावजूद वर्गोत्तम हो जाएंगे तो अच्छा परिणाम करेंगे और वो आयु बढ़ाएंगे, सुख बढ़ाएंगे, संपदा बढ़ाएंगे और आपके मेहनत में रंग लाएंगे। शनिदेव आपकी कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर वो आपकी कुंडली में लाभ, ऐश्वर्य, साहस भी बढ़ाएंगे, पर आलस्य के साथ। राहुदेव आपकी कुंडली में रोग, शोक, शत्रुता, अव्यवहारिक नेचर हो जाना, ऐसा वाला संबंध बनाएंगे। इतनी सारी चीजें हैं। अब क्या ही बता सकता हूं। कुंडली में मैं एक बात और बता देता हूं। आत्मकारक ग्रह आपकी कुंडली में जो ग्रह बना हुआ है वो 26 अंश 58 कला के साथ शुक्रदेव हैं और वो वर्गोत्तम हैं। इस वजह से वो आपकी कुंडली में धन और लाभ के साथ प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाले बनेंगे। इसके साथ अमात्य कारक ग्रह के रूप में आपकी कुंडली में बुधदेव हैं, वो भी वर्गोत्तम हैं। इस वजह से ये दोनों ही ग्रह आपके पक्ष में निर्णय देने वाले बनेंगे। होरा चक्र के आधार पर अगर मैं बात करता हूं तो गुरु, मंगल, सूर्य और चंद्रमा की दशा मानसिक शांति देने वाली होगी, जबकि शनि, राहु, केतु, बुध और शुक्र मेहनत करवा करके धन देने वाले बनेंगे। शनि और केतु की दशा में पिता के स्वास्थ्य की चिंता सताएगी, जबकि बुध और राहु की दशा में माता के स्वास्थ्य की चिंता परेशान करेगी। इतनी सारी चीजें हैं। क्लियर है। ग्रहों के आधार पर सूर्य और चंद्रमा युवावस्था में है, इस वजह से लगभग सारे ही ग्रह आपके अच्छे परिणाम देंगे। मंगल 25%, बुध 50%, देवगुरु बृहस्पति 25%, शुक्रदेव 25%, शनि 50%, राहु और केतु अपनी दशाओं में कष्ट देने वाले ग्रह बनेंगे। इस वजह से उस समय अपने आप को शांत, सावधान और बहुत ज़्यादा रिस्क लेने से बचना होगा। राहु की दशा में आरंभ में चरण अच्छा जाएगा, मध्य में और अच्छा जाएगा और अंतिम में जाकर के थोड़े बुरे परिणाम भी देखने को मिलेंगे। इस कुंडली में इतनी सारी चीज़ें हैं। अगर आप बात करते हैं तो एक चीज़ और भी जो समझने वाली होगी कि जन्म कुंडली में एक ग्रह यहाँ, एक ग्रह यहाँ, 2, 3, 4, 5 और 6,
ये जो ग्रह हैं वो सारे ग्रह 6 भावों में ही बैठे हैं। ये कई बार और बहुत सारे ग्रह जो आपकी कुंडली में हैं, जैसे एक ग्रह यहाँ और एक ग्रह यहाँ, द्विस्वाभाविक राशि में बैठे हैं। इस वजह से निर्णय लेने में व्यक्ति को दिक्कत होती है और व्यक्ति जल्दबाजीपन में कोई भी निर्णय लेने में उसको दिक्कत होती है। साथ ही साथ अनिर्णय की स्थिति में वो ज़्यादा बार जाता है और इमोशनल एक्टिविटी से युक्त होता है। इमोशनली कनेक्शन लोगों से उसका ज़्यादा बनता है। नेत्रों की समस्या इस कुंडली को परेशान कर सकती है। आंखों से पानी आना भी व्यक्ति को परेशान कर सकती है। शनि की दृष्टि यहाँ कई बार स्वास्थ्य में परेशानी देगी। 12वें भाव पे दूसरों के खिलाफ या दूसरों के झगड़े में पड़ करके अपना नुकसान करना, जबकि यहाँ के लिए शनि की दशा अच्छी जा रही है, जो व्यक्ति को भाई बहन, बड़े भाई बहन आदि का सुख देती है। 11वें भाव में सूर्य नीच के हैं, लेकिन अति विशिष्ट कारक होने के कारण उनका परिणाम आपके पक्ष में काम करेगा। दिन इस कुंडली के लिए मंगलवार और गुरुवार का अच्छा रहेगा। रंग गेरुआ, नारंगी, पीला और सफ़ेद अच्छा है। नक्षत्र मैंने बता दिया है। अंक आपके लिए 1 और 7 बहुत अच्छा रहेगा। चंद्रमा में शनि का अंतर, चंद्रमा में शुक्र और बुध का अंतर कमज़ोर जाएगा, जहां व्यक्ति को आर्थिक और मानसिक रूप से परेशान होना पड़ेगा। मंगल की दशा में केतु का अंतर, मंगल की दशा में राहु और मंगल की दशा में शनि, ये कष्ट देने वाली दशाएं होंगी किसी भी तरीके से। जबकि राहु की महादशा में गुरु, राहु की महादशा में केतु, राहु की महादशा में सूर्य, शनि और मंगल की दशा कष्ट देने वाली बनेगी। गुरु की दशा में शुक्र, बुध, सूर्य और चंद्रमा अच्छे जाएंगे, पर गुरु की दशा में राहु और मंगल कमज़ोर जाएंगे और परिणाम कमज़ोर देंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।